नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी और चैप्टर 6 चल रहा है बच्चों, बायोलॉजी का एवोल्यूशन वाला चैप्टर है, जिसमें एविडेंसेस देख रहे हैं एवोल्यूशन के जो आपके विकास के विभिन्न प्रकार के प्रमाण हैं कि कैसे पता चला कि विकास हुआ है, या फिर जो हमारी आज जो संरचना है या जो हमारी में फीचर्स आज देखे जा रहे हैं वो हमारे पूर्वज से आया हुआ है। तो यही है आपके किस हेडिंग के अंतर्गत आप पढ़ते हो कि विकास के प्रमाण क्या क्या हैं, ठीक है, जिनमें बहुत सारे हमने एविडेंसेस देखे थे और आज देखेंगे संयोजक कड़ियों से आपको क्या प्रमाण मिलता है विकास का। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे जंतु हैं जो एक से ज्यादा जंतुओं के बीच में समानताएं, बेसिकली सिमिलैरिटीज दिखाते हैं, जिसकी वजह से इनको संयोजक कड़ी माना जाता है। क्या माना जाता है? संयोजक कड़ी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका विषाणु जो है, वायरस, ये क्या करता है ना, विषाणु आपका बच्चों जो ये जीव है, इसको अकोशिकी जीव माना जाता है। कैसा जीव माना जाता है? अकोशिकी, मतलब ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको माना जाता है। ए सेलुलर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका जो बॉडी है वो सेल से नहीं बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉडी जो होती है उसकी आउटर लेयर में प्रोटीन कोट होता है एंड इंटरनल इसके पास में जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आरएनए या फिर डीएनए होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको अकोशिकीय क्या लिख रही हूं मैं, अकोशिकीय जीव इसको कहा जाता है बच्चों। ओके, तो आपका जो विषाणु है अकोशिकीय जीव इसको कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक ये आपके वातावरण में रहता है, यानी कि किसी जीव शरीर में यह नहीं है, वातावरण में है, शरीर से बाहर है, किसी भी जीव के शरीर से बाहर है, तब तक ये निष्क्रिय है। विषाणु आपका क्या है? निष्क्रिय है। जीव शरीर के बाहर यह नहीं है बच्चों, तब तक ये क्या होगा? निष्क्रिय होगा। जैसे ही यह किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है, तुरंत ये क्या कर जाता है? सक्रिय हो जाता है और ये अपना नंबर क्या करता है? मल्टीप्लाई करने लगता है और नंबर को बढ़ाने लगता है, द्विगुणन आप बोल सकते हो, करने लगता है और अपना नंबर ये बढ़ाने लगता है। तो इसी वजह से जीव शरीर के बाहर ये कैसा है? निर्जीव है। जीव शरीर के बाहर वायरस आपका कैसा है बच्चों? निर्जीव है। और जैसे ये किसी जीव के शरीर में जाता है, सजीव हो जाता है। ठीक है, तो इसके पास दोनों क्वालिटीज हैं भाई, ये जिंदा भी है और जैसे ही किसी होस्ट शरीर में जा रहा है तुरंत क्या हो जा रहा है? जिंदा हो जा रहा है। जैसे ही होस्ट शरीर के बाहर है बिल्कुल आराम से मरा पड़ा है, एकदम निष्क्रिय, किसी को कोई नुकसान नहीं है। जब तक ये किसी जीव के शरीर में नहीं जाएगा, किसी भी एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, अनलेस कि ये उसके शरीर में जाए। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हो कि जैसे मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, पर जो आपको पिक्चर्स में भूत वगैरह दिखाया जाता है, तो भूत को भी एक्टिव होने के लिए किसी जीव शरीर की जरूरत पड़ती है। जब तक वो किसी जीव के शरीर में नहीं है, बेचारा अपना काम कायदे से नहीं कर पाता। कहता है ना, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो आपका वायरस वही भूत है, ये क्या करेगा? ये जब तक किसी जीव शरीर में नहीं जाएगा शांत पड़ा हुआ है, जैसे ही जीव के शरीर में गया अपना काम करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल देख सकते हो, कोरोना वायरस आपके शरीर में जाते ही तुरंत क्या करता था? अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर देता था, अपनी क्वालिटीज चेंज करने लगता था, अपने वेरिएंट्स अलग अलग बनाने लग रहा था, ये सारे काम कर रहा है। तो इसीलिए इस वायरस को क्या कहा जाता है बच्चों? यह सजीव एवं निर्जीव के बीच कड़ी है। क्या है ये? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो इसीलिए इससे क्या समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि जो आपके सजीव प्राणी विकसित हुए हैं, हो सकता है कि ये पहले कुछ प्रोटीन बना होगा, फिर जेनेटिक मटेरियल बना होगा, फिर कोशिका बनी होगी एंड देन जीव का निर्माण हुआ होगा। शुरुआत से तो यही पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, अगला संयोजक कड़ी देखते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि वायरस को किसके किसके बीच की कड़ी माना जाता है, तो वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ये जो वायरस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये बैक्टीरियोफेज का है बच्चों। जीवाणु भोजी हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं, और बैक्टीरियोफेज इंग्लिश में इसको कहा जाता है। तो दोनों ही टर्म आप याद रखेंगे, बैक्टीरियोफेज एंड
हिंदी में इसको जीवाणु भोजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं युगलीना। युगलीना की क्या खासियत है, सबका डायग्राम मैंने रखा हुआ है, दिखाते चलूंगी, समझ लीजिए पहले। युगलीना क्या है बच्चों, युगलीना के पास ऐसी खासियत है कि इसके शरीर में क्लोरोफिल मौजूद है। इसके शरीर में क्या मौजूद है बच्चों, क्लोरोफिल मौजूद है। और क्लोरोफिल की खासियत क्या है, यह सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, ट्रैप करेगा, जो कि रासायनिक ऊर्जा को क्या करेगा, आपके लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद कराएगा। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के किरण को क्या करता है, ट्रैप करता है ना, जिसकी वजह से हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसका मतलब है कि युगलीना भी अपना भोजन स्वयं बना सकता है। इसका तो मतलब यही हुआ कि युगलीना भी अपना भोजन स्वयं बना सकता है। साथ ही साथ यह फ्रेश वाटर में रहने वाला जीव है, स्वच्छ जल में ये रहता है, जहां पर ये जल से भी भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी कि इसमें जंतु और पादप या पौधे दोनों की क्वालिटीज पाई जा रही हैं। तो इसी वजह से युगलीना को पौधे या फिर आप बोल सकते हैं कि पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। युगलीना को क्या माना जाता है बच्चों, पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा ही पूछा जाएगा, चाहे कंपटीशन का एग्जाम दो, चाहे एकेडमिक एग्जाम आप दीजिए। ओके, तो युगलीना हो गया। ठीक है, आगे आते हैं, क्या दिया हुआ है अगला हमारा, कौन सा एनिमल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रोटोस्पॉन्जिया। इसके नाम में ही है प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्ज, प्रोटीरोस्पॉन्जिया है ना, सो प्रोटीरोस्पॉन्जिया। और ये क्या है आपका, प्रोटो एंड स्पॉन्ज। स्पॉन्ज कौन होते हैं, पोरीफेरा संघ वाले एनिमल। पोरीफेरा संघ के जो एनिमल होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, स्पॉन्जेस कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका साइकॉन आता है और एक जापानीज फ्लावर के जैसा इसका यूज भी किया जाता है, मोस्ट फेमसली स्पॉन्जेस एंड साइकॉन। ठीक है, साइकॉन। ओके, अच्छा एक सेकेंड, प्रोटोस्पॉन्जिया। अच्छा, तो ये क्या है बच्चों, एंड इसमें क्या नाम छुपा हुआ है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये देखिए, ये किसके बीच में लिंक स्थापित कर रहा है, किसके बीच में कड़ी स्थापित कर रहा है, ये स्थापित कर रहा है आपके प्रोटोजोआ और पोरीफेरा संघ के बीच की कड़ी स्थापित कर रहा है। यानी जो प्रोटोस्पॉन्जिया नाम का जीव है, ये जीव है, प्रोटोस्पॉन्जिया नाम का जीव है, इसमें दोनों ही संघ के जंतुओं की क्वालिटीज, फीचर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, ओके, आइए एक लास्ट जो इसमें नाम है, बहुत स्पेशल है, आगे मैं बताऊंगी। पेरीपेटस क्या है बच्चों, पेरीपेटस आपका बच्चों ये क्या है, पहले डायग्राम दिखा दूं, ये देख लो, ये है आपका पेरीपेटस, ये वाला, ये है बच्चों पेरीपेटस। इस डायग्राम को देख करके क्या पता चल रहा है, ये जो पेरीपेटस है बच्चों, इसके पैर देखिए आप, आर्थ्रोपोड जैसे इसके पैर हैं, एंड बॉडी स्ट्रीमलाइंड है इसकी, जो आपके एनिलीड्स की क्वालिटीज होती हैं। तो ये जो पेरीपेटस है बच्चों, ये ऑर्थ्रोपोडा एवं एनिलीडा के बीच की कड़ी है। किसके बीच की कड़ी है, एनिलीडा के बीच की कड़ी है। तो आपका पेरीपेटस क्या है, ऑर्थ्रोपोडा एवं एनिलीडा के बीच कड़ी स्थापित करता है। ये आपका ये आपका है बच्चों, ये वाला जो डायग्राम है, पीछे आइए थोड़ा सा, ये है आपका नियोप्लीना। क्या है, नियोप्लीना। क्या है बच्चों, नियोप्लीना बोलो, नियोप्लाइना बोलो, जो बोलना है बोलो, नियोप्लीना। अब नियोप्लीना क्या है, डायग्राम देख लो थोड़ा सा। नियोप्लीना ये है, ये देखिए, ये है आपका बच्चों नियोप्लीना। ठीक है ना, माउथ है, हार्ड कोर मेंटल है इसका, फीट है, एंड ये देखो आउटर कवरिंग शेल है इसका, एंड गिल स्लिट्स हैं, एनस प्रेजेंट्स हैं। ये बच्चों जो आपका नियोप्लीना है, ये मोलस्का एवं एनिलीडा के बीच की कड़ी है। नियोप्लीना बच्चों मोलस्का एवं एनिलीडा के बीच की कड़ी है। ठीक है, याद रखेंगे, मोलस्का एवं एनिलीडा के बीच की कड़ी नियोप्लीना। ओके, आइए, पेरीपेटस आपका ऑर्थ्रोपोडा एवं एनिलीडा के बीच की कड़ी, नियोप्लीना आपका क्या है, क्या बताया मैंने, मोलस्का एवं एनिलीडा के बीच की कड़ी है। बेलेनोग्लासस जो है, बेलेनोग्लॉसस
बेलेनोग्लॉसस जो है बच्चों, ये आपका कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसके लाइफ साइकिल में, लाइफ स्पैन में इसके एक टाइम पर इसका क्या होता है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स वगैरह का प्रेजेंस देखा जाता है। ठीक है, दैट इज वाई ये जो है ये आपका सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा में आता है। बेलेनोग्लॉसस, आपका एम्फिओक्सस वगैरह ये सब आपके इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आने वाले एनिमल्स हैं। हेमिकॉर्डेटा इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है। ठीक है ना, हेमिकॉर्डेट्स होते हैं ये सब, एंड ये कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की कड़ी स्थापित करते हैं। अब आ जाओ एकिडना। एकिडना बच्चों, ये आपका एकिडना या फिर प्लैटिपस, एकिडना या प्लैटिपस रेप्टाइल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, सरीसृप बोलते हैं, सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की कड़ी है। तो आपसे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है कि सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की कड़ी स्थापित करता है कौन सा जंतु? ये है आपका एकिडना या फिर क्या है बच्चों? प्लैटिपस। एकिडना या प्लैटिपस, याद रखो किसके किसके बीच में? सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच में, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच में। रेप्टाइल्स और किसके बीच में? मैमल्स के बीच में ये कड़ी स्थापित करता है। ओके, तो संयोजक कड़ी ये हो गई है। अब अगली हेडिंग आते हैं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका। ये है यूग्लिना का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला प्रोटोस्पॉन्जिया का एग्जाम्पल है, दिस इज आपका नियोप्लिना, वो आपका प्लैटिपस है। ठीक है, प्लैटिपस या फिर क्या नाम था इसका, पेरीपैप्टस। हाँ, ये है बेलेनोग्लॉसस। अब आ जाते हैं स्पेशल आर्कियोप्टेरिक्स। बहुत बार पूछा जाता है, आप एज एन एविडेंस अपने एग्जाम्पल में इसको जरूर से जरूर मेंशन करिए, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स है बच्चों, ये एक आपका पक्षी जो है, इसका बड़ा अच्छा सा बुक में डायग्राम बना हुआ है। ये जो पक्षी है बच्चों, ये आपका सरीसृप एवं पक्षी दोनों की ही फीचर्स को कैरी करता है, सरीसृप एवं पक्षी के। ठीक है, सरीसृप एवं पक्षी के, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो आपके पक्षियों का विकास हुआ वो कहाँ से हुआ है? सरीसृप से हुआ है। ये जो आर्कियोप्टेरिक्स नाम का जो पक्षी है, इसके पास पूंछ जैसी संरचना अवेलेबल थी, रेंगने जैसी संरचना अवेलेबल थी, इसके पास पक्षियों जैसे दांत अवेलेबल थे, चोंच था बच्चों, फेदर थे जिसकी सहायता से ये उड़ सकता था। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पक्षियों के फीचर्स और कुछ कुछ सरीसृप के फीचर्स इसमें दिखाई दिए, इसीलिए आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी माना जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, अगला हेडिंग देखते हैं हम। एविडेंसेस में क्या है हमारा? हमने देखा कि जैसे जैसे वातावरण बदलता गया, वैसे वैसे जो जंतु हैं, ह्यूमन बींग्स को आप शामिल करिए, बाकी जितने भी जंतु हैं आप शामिल कर लीजिए इसमें, ये सभी वातावरण में परिवर्तन के अनुसार अपने आप को भी बदलते गए। अपने आप को क्या करते गए बच्चों? ये बदलते गए। ठीक है, इसी को कहा जाता है अनुकूलन, कहा जाता है एडाप्टेशन कहा जाता है। आपने छोटे क्लासेस से ये जो चीजें हैं डिस्कस करा होगा, पढ़ा भी होगा, कुछ कुछ के एग्जांपल्स भी पढ़े होंगे, यहाँ पे भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, एडाप्टेशन किया। अब ऐसा इसमें ये भी तो है कि एक जीव दूसरे जीव पर फूड के लिए, बाकी चीजों के लिए उस पर निर्भर है, और प्रतिस्पर्धा भी हो रही है फूड के लिए, रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, प्रतिस्पर्धा भी हो रही है। तो जो दूसरा जंतु है, जो थोड़ा सा इंफीरियर है, जो थोड़ा सा निम्न वर्ग का आप बोल सकते हो, ये है, ये क्या करेगा? अपने जो सुपीरियर है, जो थोड़ा सा उच्च वर्ग का है, ताकत में ज्यादा है, शरीर थोड़ा सा हैवी है, या उसके पास कुछ और चीजें हैं जो डोमिनेट कर पा रहा है, तो इंफीरियर वाला एनिमल या दूसरा एनिमल, हर एनिमल या फिर आपके प्लांट्स क्या करेंगे? अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ चीजें अपने शरीर में डेवलप करेंगे। और ये डेवलपमेंट होगा कैसे? ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा, एडाप्टेशन, वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ऐसे समझ लो आप इसको सीधा सीधा सा
कि अभी एआई का ज़माना है ना, 5G टेक्नोलॉजी चल रही है, एआई का ज़माना है। अब अगर इस टाइम पे भी कुछ जिन बच्चों को डेटा एनालिसिस का नहीं पता है कि क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता है क्या होता है, कोडिंग आपको नहीं पता है क्या होता है, जो डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं अगर उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको नहीं है कि क्या होता है, साथ ही साथ अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ये आपका कोरल ड्रॉ, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा जॉब्स इन्हीं कैटेगरीज में निकल रही हैं, अगर बच्चों को ये नहीं पता है, या फिर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को अगर ये नहीं पता है तो क्या उनको नौकरी मिलेगी? जैसे लेट्स से कि ट्रेडिशनल जो टीचर होता है जिसको प्रोजेक्टर पर पढ़ाना नहीं आ रहा है, जिसको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना आता था या फिर व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ाना आता है मान लो, ठीक है ना, लेकिन उसको प्रोजेक्टर पर पढ़ाना नहीं आ रहा है, तो क्या वो बदलते समय के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगर जो जंतु है या व्यक्ति है वो बदलते समय के साथ अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर्वाइव करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो सर्वाइव करने के लिए जंतु क्या करे? उन्होंने अपनी शारीरिक संरचना में क्या किया? कुछ कुछ बदलाव किया ताकि उनको सुरक्षा भी मिल सके, खाना भी मिल सके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो यही क्या है बच्चों, यहाँ से भी हमको कुछ कुछ प्रमाण देखने को मिलते हैं कि एडाप्टेशन हुआ बदलते समय के साथ में। अनुहरण या रक्षात्मक सादृश्यता, इसका मतलब क्या है बच्चों कि कुछ ऐसे जंतु हैं जो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे? दूसरे जंतु की नकल करेंगे, दूसरे जंतु के जैसे आवाज निकालेंगे या कलर बदल लेंगे, या फिर जो चलने का ढंग होता है, शरीर का जो कलर होता है वो बदल जाएगा। इस तरह से उसको क्या कहते हैं? मिमिक्री करना। ठीक है ना, या प्रोटेक्टिव रेजेम्बलेंस आप बोल सकते हो, सादृश्यता बोलते हैं इसको, रक्षात्मक सादृश्यता कहा जाता है। ठीक है ना, मिमिक्री का मतलब क्या होता है कि जो इंसान जैसा है उसके बोलने का ढंग, बात करने का ढंग, चलने का ढंग, ऐसा डिट्टो क्या होता है? कॉपी कर लेना। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स कुछ कुछ देख लेती हूँ, चलो मैं पढ़ देती हूँ। क्या हुआ है? सजीवों में अपने आसपास के वातावरण के अनुरूप समानताएं देखने को मिलती हैं। कुछ जीव किसी अन्य जंतु, पादप, किसी अजैविक वस्तु से समरूपता दर्शाते हैं जिससे वे शत्रुओं से अपनी रक्षा करने में सफल हो जाते हैं। ये जीव अपनी रक्षा करने के लिए विषैले या घातक पदार्थों का क्या करेंगे? श्रावण कर सकते हैं, अपना कलर बदल सकते हैं, आवाज निकाल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे टेक्निक्स को यूज करके ये अपने आप को क्या करेंगे? सेफ करेंगे। आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे जीव या प्राकृतिक वस्तुओं के साथ समरूपता क्या है? आपका अनुहरण है। प्रोटेक्टिव मिमिक्री या प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे आपका जो वो है स्टिक इंसेक्ट है, छड़ी कीट जो है, ये बच्चों बिल्कुल आपके क्या होती है? लकड़ी जैसे, इसका कलर जो होता है लकड़ी जैसा बिल्कुल होता है। पहले पढ़ लो, डायग्राम दिखा रही हूँ। ठीक है, आपका जो लीफ इंसेक्ट है ये बिल्कुल एकदम पत्ती जैसी, एकदम पत्ती जैसे दिखती है, आप पता ही नहीं कर पाओगे कि ये पत्ती है कि कोई इंसेक्ट है। तो वो क्या करेगा? इसका जो शत्रु एनिमल होगा वो भी इसको पहचान नहीं पाएगा। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो कुछ मकड़ियां होती हैं पुष्पों के समान दिखाई देती हैं, कुछ मकड़ियां भी हैं जो फूलों के जैसी दिखाई देती हैं, इनका कलर एंड ऑल। डेड लीफ बटरफ्लाई जो है ये बिल्कुल इस जो डेड लीफ होती है, जैसे पत्ती जो होती है आपकी सूख जाती है ना, सूख जाती है, थोड़ा मिट्टी के कलर का हो जाता है, ऐसे ही बहुत सारी आपने तितली देखा होगा जिसके पंखों का कलर मिट्टी जैसा होता है। ठीक है, तो ये भी क्या कर रही है बच्चों? अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। ये तो एनिमल्स हो गए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में क्या करते हैं? अपने बॉडी में क्या करते हैं? एडाप्टेशन लाते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, कैक्टस का एग्जांपल ले सकते हो। कैक्टस की पत्ती कांटों में रूपांतरित हो जाती है। रीजन दो है, एक तो सेफ गार्ड करता है, दूसरा कोई जंतु उसको खा नहीं पाएगा क्योंकि कांटे हैं। एंड और एक क्या होता है? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी वो रेगिस्तान जैसे एरिया में उगता है जहां पर पानी की कमी है, और अगर ट्रांसपिरेशन बहुत होगा तो पौधा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ एडाप्टेशंस होते हैं जिनसे ये करते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी गंध से दूसरे जंतु दूर हो जाते हैं, एंड चाहे अगर दूसरा कोई जंतु उसको खा भी रहा है तो वो क्या होता है? मर जाता है। आजकल बीटी कॉटन, बीटी प्लांट्स एंड बीटी ऑर्गेनिजम्स बहुत डेवलप हो रहे हैं इसी चीज को। उसमें क्या होता है? क्राई प्रोटीन होती है, बैसिलस थूरिंजिएंसिस
बैसिलस थूरिनजिएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया है जिसके शरीर में क्रायोप्रोटीन बनती है, और इसी जीन को निकाल करके क्या किया गया है, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करा दिया गया बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जिससे पौधे कीटों के प्रति एंड बाकी चीजों के प्रति क्या हो गए हैं, अनुकूल हो गए हैं। ओके, ये देखिए, ये है आपका ग्रास हॉपर। एक सेकंड, ये देखो टिड्डा है, ये हरे रंग का है। अगर हरे घास पर बैठा हुआ है तो आप इसको पहचान नहीं पाएंगे। ये है कैक्टस, ये जो इसकी पत्तियां, ये सब पत्तियां हैं, कांटे नहीं है। पत्तियां रूपांतरित हो गई हैं बच्चों, किसमें, कांटों में रूपांतरित हो गई हैं। ये है आपका स्टिक इंसेक्ट, जो छड़ी कीट होती है। देख लो इसका शरीर, देख लो जरा सा, बिल्कुल इस लकड़ी के समान है। इसीलिए जब ये इस पर होता है, अपने शत्रु से अपने आप को क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। ये देखिए, ये है आपका गिरगिट। अपने परिवेश में आप सबने इसको देखा होगा, बहुत आराम से आप इससे परिचित होंगे। ये देखिए, ये क्या है, अपने परिवेश के अनुसार गिरगिट क्या कर लेता है बच्चों, अपने रंग को बदल लेता है। मोस्टली आपको इस कलर का और हरे रंग के कलर का गिरगिट दिखाई दिया होगा, है ना। देखिए जैसा जैसा इसका परिवेश है, ये अपने रंग को क्या कर ले रहा है, बदल ले रहा है, ताकि शत्रु से क्या हो सके, ये बच सके। इसीलिए कहा जाता है गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना, या बदलती है। ठीक है, यहीं से निकल करके आया हुआ है। ये है आपका डेड लीफ बटरफ्लाई। देख लो इसकी पत्ती, सूखे पत्तों जैसा, मतलब नॉट पत्ती, पंख है ये इसका, और सूखे पत्तों के जैसा है ना। ठीक है, तो जब ये क्या होगा, ये जहाँ पे सूखे पत्ते जैसे या वहां पे होगा, वहां छुप जाएगी और आप पहचान ही नहीं और इसके पंखों का शेप भी पत्तियों जैसा है। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो रहा है, अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट कर पा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे आपके प्लांट्स एंड बाकी चीजें हैं। आप 2-3 एग्जाम्पल लिख लीजिए, आराम से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, अब अगला प्रमाण कैसे देखेंगे, अगला प्रमाण हम देखेंगे किससे, भौगोलिक वितरण से प्रमाण देखेंगे। जैसे आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग, भारत ही नहीं पूरे आपके पृथ्वी पर जितने महाद्वीप हैं, हर जगह पे आपको मनुष्य दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह से जो जंतु हैं, किसी एक पर्टिकुलर महाद्वीप पर उनका विकास तो हुआ, लेकिन आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे वातावरण में चेंज आया, तो उनको खाने की जरूरत पड़ी, रहने की जरूरत पड़ी, इन चीजों की जरूरत पड़ी, तो ये क्या हुए, एक जगह से दूसरी जगह पर ये जाने लगे। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल हम देखते हैं किसके अंतर्गत, भौगोलिक वितरण के अंतर्गत हम देखते हैं। और इसी भौगोलिक वितरण से क्या समझ में आता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर इस पर्टिकुलर जीव का विकास हुआ होगा, और किसी रीजन से ये दूसरे स्थान पर क्या हुआ होगा, गया होगा। ठीक है, आइए जैसे एग्जाम्पल में आपका यूथीरिया वर्ग के कुछ जंतु हैं। यूथीरिया वर्ग में आपके मनुष्य के साथ साथ में आपके घोड़े हो गए, बकरियां हो गए, शेर हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ वगैरह हो गए, ये सब आपके यूथीरिया वर्ग के मैमल्स हैं। मैमल्स होते हैं, ये स्तनधारी होते हैं बच्चों। तो यूथीरिया जो उच्च वर्ग का स्तनी है, यह इसका ओरिजिन माना जाता है कि मीसोजोइक एरा में प्रोटोथीरिया से, ये जो इसका प्रारंभिक मैमल है, मार्सुपियल एवं कंगारू जो निम्न श्रेणी के होते हैं, क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं। ठीक है ना, आपके मार्सुपियल्स थोड़े से इंफीरियर श्रेणी के मैमल्स माने जाते थे, यूथीरिया वाले थोड़े से इनसे हायर थे। हायर कैसे रहे होंगे, क्षमता में ये ज्यादा रहे होंगे। ठीक है, तो इस समय में ऑस्ट्रेलिया एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे एशिया महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया एक ही में थे, अलग नहीं हुए थे। ठीक है, इस कल्प में जब ऑस्ट्रेलिया, मतलब इस काल में, इस समय में आपके मीसोजोइक एरा में ऑस्ट्रेलिया टूटकर अलग हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी के अन्य भाग पर यूथीरिया मैमल्स का विकास हुआ। यानी कि ऑस्ट्रेलिया पर मैमल्स का विकास क्यों नहीं हुआ भाई, यूथीरिया जो मैमल्स रहे ये ऑस्ट्रेलिया पे विकसित क्यों नहीं हुए, आ जाओ रीजन देखते हैं। यूथीरियन जंतु जो थे ये आपके ज्यादातर ये कॉर्निवोरस थे, इसी वजह से ये आपके जो मार्सुपियल्स थे बच्चों, जो निम्न वर्ग के स्तनी थे, उनको खा जा रहे थे, उनको भी अपना भोजन बना ले रहे थे, जिसकी वजह से अब मार्सुपियल्स का विकास दिक्कत हो गया, बेचारे अब सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये सब खा जा रहे हैं उसको। तो ये क्या हुए, ये ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गए, और धीरे धीरे भोजन की आवश्यकता के कारण ये दूसरे महाद्वीपों पर क्या हुए, फैलते गए। ठीक है, तो एक टाइम पर ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को छोड़ करके बाकी सभी जगह से
मार्सुपियल्स की उपस्थिति को देखा नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही एक ऐसा प्लेस था जहां पर आपके मार्सुपियल्स में कौन कौन आते हैं, आपके कंगारू आ गया, आपका जो क्या नाम है उसका, पैंडा, और पता नहीं कौन कौन से एनिमल सभी हम देखेंगे, वो सभी आपके मार्सुपियल्स होते हैं। ठीक है, तो मैं कहाँ पहुंची हूँ, आप एक बार देख लीजिए इसको। थे कार्निवोरस थे ये। इस स्वभाव के कारण यूथेरियन जंतुओं ने निम्न स्तनियों को, जैसे आपके प्रोटोथीरिया या मार्सुपियल्स को खा करके नष्ट करना शुरू कर दिया। इसी वजह से निम्न स्तनधारी केवल और केवल कहाँ रह गए, ऑस्ट्रेलिया में ही सीमित रह गए और ये बाकी जगहों पर फैल गए। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये डार्विन ने देखा था। डार्विन दुनिया का भ्रमण करने निकले थे और जब ये उत्तरी अमेरिका में पहुंचते और वहां पर एक आइलैंड होता है, गैलापागोस आइलैंड होता है, यहाँ पर एक ये पक्षियों के कुछ समूह को देखते हैं। समूह के साथ साथ में पक्षियों के विभिन्न, मतलब पक्षियां आपस में मिलती जुलती तो थी लेकिन इनमें कुछ कुछ चेंजेस भी थे। तो पक्षियों की लगभग 20 से 22 प्रजातियों को इन्होंने देखा था जिनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज थी और कुछ कुछ चेंजेस भी इन्होंने देखा। तो जो जिनका नाम है जियोस्पाइजिया, डार्विन ने इनको फिंचेस बोला था। डार्विन ने इनको क्या कहा था, फिंचेस कहा था, इसीलिए डार्विन की फिंचेस नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जब डार्विन ने इनको देखा तो डार्विन ने पाया कि हो सकता है कि इन महाद्वीपों पर फूड वगैरह को लेकर के आवास में चेंज आया होगा, जिसकी वजह से ये शाकाहारी पक्षियां धीरे धीरे कीट का भक्षण करने लगी, धीरे धीरे सीड का भक्षण करने लगी, धीरे धीरे दूसरे घास का भक्षण करने लगी और इनकी शारीरिक संरचना क्या हो गई, बदलती गई। इनके चोंच का बनावट बदलता गया, दांत की बनावट बदलती गई, पंखों का विकास दूसरी तरह से होने लगा, कुछ छोटी रह गई, कुछ धीरे धीरे इनकी शारीरिक आकार है वो भी धीरे धीरे क्या होता गया, बड़ा होता गया। इसी को स्टडी किया था किससे, डार्विन ने स्टडी किया था, डार्विन की फिंचेस के उस पे स्टडी किया था। इससे हमें पता क्या चल रहा है बच्चों, इससे हमें ये पता चल रहा है कि किसी एक प्लेस पर जंतु का विकास हुआ, साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये जंतु दूसरे स्थान पर वितरण भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ो इसको। डार्विन ने अपने संसार भ्रमण में अमेरिका के समीपवर्ती समुद्र में स्थित गैलापागोस आइलैंड के जीव जंतुओं का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने एक प्रकार की चिड़िया जिसको डार्विन की फिंचेस जियोस्पाइजिया की 20 से 22 प्रजातियां देखी जो आपस में लगभग सिमिलर, थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटीज भी थी। डार्विन ने यह देखा कि इन द्वीपों में हवा की गति, ताप, नमी, समुद्री तूफानों के अनुसार वातावरणीय दिशाओं में बड़ा अंतर है तथा जंतु और पादप समूह अलग अलग प्रकार के हैं। प्लांट्स में भी बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, यानी पौधों की भी बहुत सारी विविधताएं देखी गई, पक्षियों में विविधताएं देखी गई। ठीक है, और ये हो क्यों रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अमेरिका महाद्वीप पर भी उन्होंने चिड़ियों की ऐसी ही एक जाति को देखा और वे समझ गए कि महाद्वीप की चिड़िया ही इन द्वीपों में जाकर के फैली होंगी और वे धीरे धीरे विभिन्न वातावरण के अनुसार अनुकूलित होकर नई किस्मों में बदल गई। ठीक है, इन किस्मों में शरीर की आकृति, इनका आकार, चोंच की आकृति, पोषण की विधि, इन सभी के अनुसार विभिन्नताएं देखी गई थी। ऐसी कुछ चीजें थी जिनमें 17 किस्में तो महाद्वीपीय जाति से बनी थी, मतलब उसी कॉन्टिनेंट पर जो 13 प्रजातियां हुई उसी कॉन्टिनेंट पर विकसित हुई, वो एडाप्ट करके अपने आप को, और आपस में भिन्न हो चुकी थी। इन्हें नई जातियां मानना पड़ा और इस तरह से डार्विन की फिंचेस में अलग अलग वंशज का विकास हुआ। ठीक है ना, वंशों का विकास हुआ। ये जो एग्जाम्पल है डार्विन की फिंचेस का, ये हम डार्विन के एडाप्टिव रेडिएशन वाला जो डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया था उसमें भी पढ़ते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं समझा पा रही हूँ आपको कि ये कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो देखो इसी प्रकार द्वीपों पर अमेरिका द्वीपों से आए चमगादड़ एवं अन्य चिड़ियों की भी कुछ ऐसी जातियां देखने को मिली। इन प्रमाणों के आधार पर डार्विन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकृति में अनेक जीव जाति की किस्म किसी एक ही क्षेत्र विशेष में केवल एक ही बार उत्पत्ति होती है। विभिन्न नए भूभाग में पहुंचकर नई नई वातावरणीय दशाओं के अनुसार ये क्या हो जाते हैं, बदलते एवं विकास होता है, नए लक्षणों का विकास होता है और इन्हीं परिवर्तनों के कारण अंत में इनसे नई नई जातियां उत्पन्न होती हैं।
और ऐसा देखने पर यह भी पता चलता है कि समान जलवायु वाले ऐसे भूभागों के जीव जंतु जो ऊंचे पहाड़ों, समुद्र आदि भौगोलिक अवरोधों द्वारा परस्पर अलग हैं, समान जातियों के नहीं होते हैं। जैसे एक ही आइलैंड पर रहने वाले जो जंतु हैं, इनमें भी विभिन्नताएं देखी गई। मतलब वहां का वातावरण तो एक जैसा है, तो वहां के जीवों को भी एक जैसा होना चाहिए था, पर ऐसा देखा नहीं गया। किसी की जरूरत कुछ है, किसी की जरूरत कुछ है, तो उस हिसाब से इनमें भी कुछ विभिन्नताएं देखने को मिली। जैसे दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में समान वातावरणीय दशाओं में भी देशों के जीव जातियों में काफी विभिन्नताएं देखने को मिली थी। जो आपका साउथ अमेरिका और अफ्रीका के वातावरण ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो जीव हैं इनमें विभिन्नताएं देखने को मिली थी। ठीक है ना। रीजन क्या है? एडाप्टेशन बच्चों, अनुकूलन की वजह से इनमें चीजें देखने को मिली। ये देखो 2 एग्जाम्पल रखा हुआ है मैंने। ये है डार्विन की फिंचेस, ये आपकी जियोस्पाइजिया पक्षियां हैं। ये देखिए ये क्या है, ये आपकी वेजिटेरियन पक्षी है, और ये वाली जो है ये छोटी सी आपकी पक्षी जो है ये इंसेक्टिवोरस पक्षी है। ये आपकी सीड खाने वाली पक्षी है, जो क्या खा रहे हैं? सीड खा रहे हैं। कहाँ गया? ये देखिए ये आपकी सीड खाने वाली पक्षी है। ये क्या खा रही है? सीड खाने वाली पक्षियां हैं। तो कुछ ऐसी हैं। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? रीजन एक और है कि इन सब में क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा बढ़ा हुआ होगा। तो हो सकता है कि इन्होंने क्या किया होगा कि आपस में ही एक दूसरे में मारकाट मचाने से अच्छा इन्होंने सोचा होगा। हालांकि एनिमल्स हैं, तो इन्होंने सोचा होगा कि ठीक है यार, मैं पौधे का कुछ भाग खा ले रही हूँ, मैं घास पतवार खा करके जी ले रही हूँ, तू कीड़ा मकोड़ा खा ले, तू सीड खा ले, तू कुछ और खा ले, और ऐसे ही सब लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कंपटीशन को कम करने के लिए भी इनमें विकास हुआ होगा। ठीक है। आइए अब थोड़ा सा देखते हैं। ये आपके वैलेस साहब ने ये कैटेगराइजेशन किया हुआ था कि जो आपका पूरा का पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी पर अब वर्तमान समय में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में ये बस एक पूरा का पूरा एरिया था। ठीक है, जिसको पैंजिया बोला गया था। जब आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपके कॉन्टिनेंट्स आपस में क्या हो गई, प्लेटें इनकी टूटने लगी और इनका विस्थापन होता गया। ठीक है। तो आज के समय में यही आपके 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं। तो वैलेस ने क्या किया था कि विभिन्न प्रकार के जंतुओं को अलग अलग महाद्वीप में देखा था, और इन्होंने ऐसा एक चीज पाया कि ये जो विशेष प्रकार के जंतु हैं किसी एक पर्टिकुलर स्थान की विशेषताएं हैं। ठीक है। यही है आपका क्या, जैव भौगोलिक क्षेत्र कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया था। बायो जियोग्राफिकल रीजन्स में 7 महाद्वीपों को कुछ कुछ एरियाज में डिवाइड किया था। किस बेसिस पर इन्होंने डिवाइड किया था कि किस प्रकार के जंतु कौन से क्षेत्र में मौजूद हैं। ठीक है। आइए देखिए, जंतुओं और पादपों के भौगोलिक वितरण का आधार मानकर वैज्ञानिकों ने, स्पेशली वैलेस ने ऐसा किया हुआ था। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को निम्नलिखित 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा था। नाम थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पैलियार्कटिक क्षेत्र। ये इसमें कौन कौन से आपके क्षेत्र शामिल हैं? पूरा का पूरा यूरोप ले लीजिए, उत्तरी हिमालय ले लीजिए, चीन ले लीजिए, अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान, साइबेरिया और एशिया का मैक्सिमम पार्ट आप ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें कौन कौन से एनिमल्स देखे गए देख लो। एनाबास है, ब्यूफो है, प्रोटियस है, नेक्टरस है। एनिमल्स याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। सील देखा गया, पांडा, ऊंट, चीता इत्यादि जंतु। दूसरा क्या है, ओरिएंटल क्षेत्र। ओरिएंटल क्षेत्र में आपका भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, दक्षिणी का साउथ एशिया है आपका, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया वगैरह ये सब आते हैं, फिलीपींस, श्रीलंका एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। ये सब आपके ओरिएंटल है। भारत के पड़ोसी देश। ठीक है। भारत के पड़ोसी देश इसमें है। इसमें एनिमल्स देख लो, रोहू, कतला, मेढक, डैको, अजगर, किंग कोबरा, मगरमच्छ, मोर है, हॉर्नबिल है, लॉरिस है, गैंडा है एटसेट्रा। बहुत सारे एनिमल्स हैं। चीता यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। चीता आपको और कहाँ देखने को मिल रहा है? पैलियार्कटिक क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी वाला जो क्षेत्र है वो शामिल है। इसमें एनिमल्स कौन से हैं बच्चों? ये देख लीजिए आप। ऑस्ट्रेलियन लंगफिश है, स्फिनोडॉन है, कंगारू है, मार्सुपियल बिल्ली, एमू है। ये सब आपके प्लाटिपस वगैरह ये सब क्या हैं? ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है यूथियोपियन क्षेत्र, अफ्रीका वाला जो एरिया है, अफ्रीका, अरब और मेडागास्कर वाला एरिया। यहाँ पे आपको कौन से एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं? अफ्रीकन लंगफिश। अफ्रीकन लंगफिश, लंगफिश तो है, ऑस्ट्रेलिया में भी लंगफिश मौजूद थी, यहाँ पे भी लंगफिश है।
थोड़ी बहुत चेंजेस हुए होंगे, इसलिए नाम में अंतर दिया गया है कि अफ्रीकन लंगफिश, ठीक है। और प्रोटोप्टेरस है आपका, अजगर है, कैमोलियन वो गिरगिट है, शुतुरमुर्ग है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, हाथी, जेब्रा, हिप्पोपोटामस, जिराफ, राइनोसेरोस, शेर, चीता, बाकी सब जंतु यहाँ पे देखने। जंतु याद नहीं रखना, तुम क्षेत्र याद रखो, बस काफी है। नियार्कटिक क्षेत्र, नियार्कटिक में क्या क्या है, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, न्यूफाउंडलैंड, मेक्सिको का पठार, ऊपर वाला एरिया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का ऊपर वाला एरिया। अमेरिकन लंगफिश है, देख लो, और सैलामेंडर है, विषैली छिपकली है, घड़ियाल है, ये सब एनिमल्स हैं। नियो ट्रॉपिकल रीजन में कौन है, मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका, वेस्ट इंडीज वाला एरिया है, नॉर्थ अमेरिका जो है आपका, ठीक है। एनिमल्स देख लीजिए, अमेरिकन लंगफिश है, हाइला है, बोआ है, पिट वाइपर, शुतुरमुर्ग एक्सेट्रा, ये सब एनिमल्स हैं। ये देखो, ये है आपका, ये देखिए, ये एशिया और यूरोप वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, पेरियार्कटिक रीजन ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट हियर, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये देखिए, ये साइबेरिया, रशिया वाला, पूरा साइबेरिया वाला ये एरिया है, और ये आपका यूरोप, इंग्लैंड वगैरह वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओरिएंटल वाला रीजन देख लीजिए, ये भारत वाला रीजन है, भारत, और ये आपके साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है। ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन ये देख लीजिए, आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी एंड न्यूजीलैंड वाला एरिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके अफ्रीका वाला एरिया, इथियोपियन वाला रीजन, अफ्रीका में कौन कौन है आपका, अफ्रीका है, मेडागास्कर वाला एरिया, और थोड़ा बहुत अरब का हिस्सा है। नियो ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका रीजन है ना, थोड़ा बहुत आपका ये कैरेबियन आइलैंड वाला। एंड नियार्कटिक रीजन देखो, मेक्सिको वाला एरिया, ज्यादातर मेक्सिको वाला एरिया आपका क्या है, नियार्कटिक रीजन वाला है बच्चों, ठीक है ना। और क्या देखा जा रहा है यहाँ पे, नियार्कटिक में आपके क्या है, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, और ये सब आपके यहाँ पे नियार्कटिक वाले रीजन में है। मैप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छे से पता रहेगा, ये मैप अच्छा है। आइए, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, सेल्यूलर स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें प्रमाण कुछ कुछ मिलते हैं, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारी कोशिका है वो जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो बहुत सारे ऐसे जंतु हैं, समजातता और समरूपता वाला याद करो, देखा था ना हमने, टिश्यू लेवल पर हमने जाकर के देखा था कि ऑर्गन्स का डेवलपमेंट टिश्यू लेवल पर हो रहा है। किसी भी सेम जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं, सेम प्रकार के टिश्यू से हुआ है, तो इसीलिए हमें पता क्या चला था कि भाई हो सकता है कि इनके पूर्वज क्या हो, समान हो। किसी में क्या देखा गया था कि अंगों के कार्य में समानता देखी गई थी, हालांकि ओरिजिन अलग हो रहा होगा लेकिन कार्य में समानता देखी गई। तो इससे भी ये देखा गया था कि ऐसा हो सकता है कि इनका जो क्या कहते हैं कि वंशज रहे होंगे, बाद में एडाप्टेशन के जरिए अलग अलग हुए होंगे, ठीक है। तो यही है आपका कोशिका विज्ञान से समानता। पूर्वजता और प्रत्यावर्तन से प्रमाण क्या होता है बच्चों, ये भी मैं डिस्कस करा चुकी हूँ आपको। एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म एंड रिवर्जन, ये क्या होता है कि कुछ जंतुओं में ऐसा देखा जाता है कि जो जीव होता है, चाहे आप पौधा लीजिए या फिर जंतु ले लीजिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है बच्चों। इसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं, आप जीवन अवधि में कुछ कुछ ऐसी चीजें देखेंगे कि कुछ ऐसे संरचना बनती है एंड देन बाद में वो मॉडिफाई हो जाती है, या तो समाप्त हो जाएगी या फिर पड़ी रहेगी पर उसका कोई खास यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमारे जो दांत होते हैं, हमारे दांत में इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर होता है। तो ये जो आपका मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये वाला जो दांत होता है, ये वाला जो दांत होता है थोड़ा सा नुकीला रहता है, आप भी थोड़ा सा टच करके देख सकते हैं। जो नुकीला वाला दांत है ये कैनाइन है बच्चों। कैनाइन का काम क्या है, फाड़ने का काम होता है। भोजन को आपके क्या करता है, फाड़ता है, बीच से फाड़ता है। आप रोटी काटते हैं तो कैनाइन की हेल्प से काटते हैं, जो मोस्टली जो मांसाहारी हैं वो लोग खाते हैं, ठीक है ना, मांस को फाड़ने में, या जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग फूड होते हैं उनको फाड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो कैनाइन आपके दूसरे एनिमल्स में कैनाइन शार्प होते हैं। आप भेड़िया का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कुत्ते का एग्जाम्पल देख लीजिए, इनमें कैनाइन शार्प होता है। ह्यूमन बींग्स में कैनाइन जो इतने शार्प नहीं है, अब ये मॉडिफाइड हो चुके हैं। स्टार्टिंग में कैनाइन्स काफी शार्प थे, लेकिन अब ये कैनाइन्स इतने शार्प नहीं है बच्चों, रदनक कहा जाता है शायद हिंदी में इसको, ठीक है। तो ऐसा क्यों, स्टार्टिंग में जब ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा था तो शुरुआत में ह्यूमन जो था ये फलाहारी था, फिर धीरे धीरे शाकाहारी हुआ ये, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये मांसाहारी हुआ। तो इसके दांत की संरचना में भी बदलाव आया, और फिर धीरे धीरे ये सर्वाहारी हो गया, सभी प्रकार के भोजन खाने लगा। तो बहुत लंबे समय के बाद में अब जो वर्तमान हमारे दांतों की संरचना है ये ऐसी है, ठीक है। तो इस कैनाइन को देख करके हम क्या बता सकते हैं कि हमारे
जो दांतों का विकास हुआ है, हमारे पूर्वज में दांत ऐसे रहे होंगे, तो ये जो पर्टिकुलर एनिमल गोरिल्ला वगैरह जो होते हैं, चिंपैंजी वगैरह जो होते हैं, इनको पूर्वज हमारा माना जाता है। तो ये लोग हमारे क्या रहे होंगे, पूर्वज रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से जब ह्यूमन एम्ब्रायो जो होता है उसमें क्या देखा जाता है बच्चों, थोड़ा सा एम्ब्रायो वाले स्टेज में देखा जाता है कि पूंछ का विकास हो रहा है, गिल स्लिट्स का विकास, ये आपका हाँ पूंछ का विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये पूंछ फिर बाद में मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि हमारे पूर्वज जो रहे होंगे इनमें पूंछ भी रहा होगा। ठीक है, और माइथोलॉजी में आप देख सकते हैं हनुमान जी का पूंछ था। ठीक है, तो ऐसा आप कुछ कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, मैं साइंटिफिक एविडेंस नहीं दे रही हूँ यहाँ पर, बट हाँ ऐसी चीजें थोड़ी बहुत कोरिलेट करी जा सकती हैं। ओके, तो ऐसे ही कुछ दूसरे जंतुओं में भी कुछ सर्टेन टाइप्स के क्या देखे गए, एविडेंसेस देखे गए, और ये माना गया कि जो आज का जंतु है इसका पूर्वज जंतु इस प्रकार का रहा होगा। समझ गए, विकासित तो पढ़ रहे हैं, पहले से अब का जो चेंज आया हुआ है। ओके, अब पढ़ रही हूँ, यही है आपका पूर्वजता और प्रत्यावर्तन से प्रमाण हमको जानने को मिलता है। जीवों में अचानक ऐसे लक्षणों का उत्पन्न होना जो उनके पूर्वजों में विद्यमान थे, परंतु बदलती वातावरणीय दशाओं में अनुकूलन के फलस्वरूप जीवों में विलुप्त हो गए हैं, इसी को पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहा जाता है। अच्छा, जो आपके अवशेषी अंग हैं, यह भी तो ऐसा था ना कि पूर्वज में इनका काम तो था, पर आज तो नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण आप इसको ले सकते हो। देख लो, किसी व्यक्ति में रदनक दांतों का बड़ा तथा नुकीला होना, किसी नवजात शिशु में जन्म के समय छोटी पूंछ का पाया जाना, किसी किसी व्यक्ति के शरीर पर घने बालों का पाया जाना जिनको लॉइन बेबी कहा जाता है, किसी व्यक्ति में निपल्स का, वक्ष के आपके पेट के बाकी हिस्सों में निपल्स का विकास देखा जाना। ठीक है, और किसी मानव के शिशुओं में गर्दन पर कान के पीछे छिद्र का पाया जाना जो कि सर्वाइकल फिस्टुला होता है, इसका पाया जाना, यह मनुष्य के आदि पूर्वजों में पाई जाने वाली गिल स्लिट्स का अवशेष होता है। तो इससे भी पूर्वजता के उदाहरण कुछ कुछ देखने को मिलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है बच्चों, जीएमओ मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ जीएमओ के बारे में। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तो हम भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अरे क्या कहते हैं, म्यूटेशन के टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था आपको जेनेटिक्स के बारे में, तो म्यूटेशन क्या है, हमारे जेनेटिक संरचना में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो इसी वजह से नई प्रजातियों का भी विकास हो रहा है क्योंकि नए लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। तो वही है आपका क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये देखो, नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो है ना कोलवर्ट, ये एक विशेष प्रकार का पौधा है। इसी कोलवर्ट से आपका फूल वाला गोभी, पत्ते वाला गोभी, आपका क्या कहते हैं उसको, ब्रोकली, ये सब इसी से विकसित हुए हैं। तो क्यों हुए होंगे, क्योंकि म्यूटेशन हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपके कुछ कुछ एविडेंसेस देखने को मिले। विकास के बाद या जैव विकास के सिद्धांत, अब हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रकार के आपके वैज्ञानिक आए, विकासविद आए, एवोल्यूशनिस्ट माना जा सकता है इनको। ये आए, इन्होंने अपनी अपनी कुछ थ्योरीज दी बच्चों, विभिन्न प्रकार के प्रमाणों के अध्ययन के आधार पर। ठीक है, तो इन्हीं थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम लैमार्क के बारे में पढ़ेंगे कि लैमार्क ने क्या कहा था, और कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत फेमस नहीं हुए। ठीक है ना, बाकी साइंटिस्ट ने इन्हीं की थ्योरीज को उठा करके स्टडीज दी और अपना नाम कमा लिया, जैसे डार्विन वगैरह हो गए हैं, ह्यूगो डी व्रीज आए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नियो डार्विनिज्म, लैमार्किज्म, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आज एक थोड़ा सा आइडिया हम लेंगे, ठीक है, किसने क्या कहा हुआ है थोड़ा सा। ये देखिए, विभिन्न प्रकार के महानुभाव हैं जिन्होंने कुछ कुछ कहा, और आज के समय में रेलेवेंस हम इसको ले सकते हैं, रेलेवेंट मान सकते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या सही नहीं माना जा रहा है। देखो, ये अरस्तु साहब ने जो कहा था ना, ये थोड़ा गड़बड़ कह दिया था। अरस्तु ने क्या कहा कि जो निर्जीव पदार्थ हैं इन्हीं से सजीव पदार्थ का विकास हुआ। ऐसा तो नहीं है ना, स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला जो आपका थियोरी दिया गया था, एबायोजेनेसिस वाला, भाई ये गलत है। तो उसमें भी अरस्तु एक ऐसे थे। ठीक है, तो चलिए, ओके।
तो यही है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कौन है? एनेक्सिमैंडर ने क्या कहा, किसने क्या कहा है इंपॉर्टेंट, इसमें से आप अरस्तु को ले सकते हैं एंड डार्विन को ले सकते हैं, लैमार्क को ले सकते हैं, ये सब थोड़े से इंपॉर्टेंट है। एनेक्सिमैंडर कौन थे? इन्होंने कहा कि भाई पहले पादप का विकास हुआ, फिर जंतु का विकास हुआ और फिर मानव का विकास हुआ, क्रम बता रहे हैं ये, ठीक है। अरस्तु कह रहे हैं कि पहले निर्जीव वस्तु बना होगा, देन सजीव वस्तु बना होगा। अगर हम इनको थोड़ा सा इस बेसिस पर माने कि पहले आपके मॉलिक्यूल्स देन कंपाउंड बने और फिर उसके बाद आपके जो न्यूक्लियो प्रोटीन बने थे एंड देन सेल का निर्माण हुआ था, तो वो उस हिसाब से थोड़ा सा ठीक है। लेकिन अगर ये स्पॉन्टेनियस थियोरी, स्पॉन्टेनियस क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं या एबायोजेनेसिस वाले थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गलत हो जाता है। बुफन क्या कह रहे हैं? इनके अनुसार क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं की उत्पत्ति भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग हुई। ठीक है, कुछ हद तक ये चीजें सही हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति में ये विश्वास रखते थे। लैमार्क ने यही कहा था कि अक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी है, कुछ जेनेटिक नहीं, अक्वायर्ड है। जैसा जैसा आप क्या कर रहे हो, यूज करते जा रहे हो, एडाप्ट करते जा रहे हो, कुछ कुछ लक्षण आपके वैसे विकसित होते चले जा रहे हैं। इरास्मस डार्विन ने क्या कहा? ईश्वर द्वारा बनाए गए एक सूत्र से जीवन का उत्पन्न हुआ, ठीक है। ये ईश्वरवादी हैं और ये कह रहे हैं कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया हुआ है और जीव का विकास उसी से हुआ है, ठीक है। लैमार्क के अनुसार उपार्जित लक्षणों की वंशागति वातावरण द्वारा जीवों पर क्रिया। देखो, उपार्जित लक्षणों के सपोर्टर लैमार्क काफी बड़े रहे और लैमार्क की थ्योरी को हम पढ़ेंगे। आई थिंक क्लास 10th की एनसीईआरटी में लैमार्क वाली थ्योरी को हटाया गया है, पर हमारे में है तो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्यूवियर ने विकास के जीवाश्मीय प्रमाण दिए। इन्होंने बताया कि विनाश के बाद नई जातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए स्मिथ डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। स्मिथ ने क्यूवियर के मत का विरोध किया। इन्होंने कहा कि चट्टानों के विभिन्न स्तर में मिले जीवाश्मों में समानता देखी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जीव मरने के बाद नहीं, जीव रहे होंगे, उन्हीं से नई जातियों का विकास हुआ होगा और पुराने जीव समाप्त हुए होंगे, ठीक है। चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन की बात करते हैं। अल्फ्रेड रसेल वेलेस प्राकृतिक वर्णवाद, ये देख लो, रसेल वेलेस की ही थ्योरी को डार्विन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पापा जो है रसेल वेलेस हैं, देन डार्विन साहब आते हैं और यूज करते हैं। ह्यूगो डी व्रिस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी देते हैं और सबसे पहले वेरिएशंस का कॉज क्या है, इतनी विभिन्नताएं आई क्यों हैं, ठीक है। जो आप जेनेटिक्स में आपने पढ़ा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, सब आपने पढ़ा। इसका मेन कॉज क्या है ये बताया था ह्यूगो डी व्रिस ने। इन्होंने दिया था थ्योरी किसका? आपके उत्परिवर्तन की थ्योरी दी हुई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूगो डी व्रिस, उत्परिवर्तनवाद इन्होंने दिया हुआ था। वीजमैन क्या है? जनन कोशिकाओं पर कायिक कोशिकाओं में होने वाला परिवर्तन इन्होंने देखा था कि किस तरह से आपके जनन कोशिकाओं में कायिक चेंजेस आते हैं, ठीक है। अच्छा, खत्म है, ओके। तो ये था, बहुत सारा हमने विकासवाद का डिस्कशन नहीं किया हुआ है, मेन टॉपिक हमारा बचा हुआ है बच्चों। एक बस आइडिया लेना था कि किसने कैसा कैसा थियोरी दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इन सारे थियोरीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।